स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, बेसिक कंसेप्ट को समझा। अब स्लोप ऑफ ए लाइन, इस बेसिक कंसेप्ट को हम समझते हैं। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन समझने से पहले हमें इंक्लिनेशन को समझना पड़ेगा। इंक्लिनेशन, देखो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की अपर साइड जो भी एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन बोलते हैं। सपोज करो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अब सपोज करो ये कोई लाइन है, दिस वन इज द लाइन। ओके, ये कोई लाइन है। ओके, दिस वन इज ए लाइन। अब देखो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अपर साइड जो भी एंगल बनाएगी, दिस वन या तो दिस वन या दिस वन, इसे हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। अब देखो एंगल यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, किसमें बन रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। इसको हम नेगेटिव लेंगे। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है तो उसे हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ओके, ये वाला जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, अपर साइड कहाँ तक जाएंगे? लाइन तक जाएंगे। तो ऐसे बढ़ने में हम एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, तो ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ से शुरू किया, अब यहाँ से हम एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो ये कैसे बढ़ रहे हैं? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो ये एंगल कैसा लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो इंक्लिनेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मेजर करते हैं तो इंक्लिनेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इंक्लिनेशन क्या है? एंगल मेड बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस। एंगल मेड बाय अ लाइन विद अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक ना? अब इंक्लिनेशन में हमने बता दिया कि यदि हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इंक्लिनेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो इंक्लिनेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो इफ एंगल इज measured anti-clockwise, inclination is positive. Inclination is positive. If angle is measured clockwise, angle is measured clockwise, inclination is negative. इंक्लिनेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं। ओके, चलो इसको तो बना रहने दो। यहाँ पर हम बनाते हैं एक दूसरा डायग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब सपोज करो कोई लाइन ऐसी है, दिस वन लाइन। ओके, तो देखो सपोज करो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री का है। तो इसमें हम कैसे मेजर कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस से शुरू करेंगे, उसके ऊपर बढ़ेंगे, तो हम कैसे बढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इंक्लिनेशन
इंक्लिनेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, अब सपोज करो हम उसको ऐसा मेजर करते हैं, दिस वन, तो कैसा मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेचुरल बात है, एंगल कितना होगा, 150 होगा, ये 30 है तो 150 होगा, तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, -150 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए इंक्लिनेशन कितना होगा, -150 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करें, किसमें मेजर करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, और इंक्लिनेशन को पॉजिटिव भी निकालें, हम नेगेटिव भी निकाल लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो स्लोप ऑफ अ लाइन को समझते हैं हम। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, GRA, ग्रेडियंट भी उसे बोला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ अ लाइन, ग्रेडियंट ऑफ लाइन क्या होता है, इसे m से नोट करते हैं, किसे नोट करते हैं, m इक्वल टू होता है tan थीटा। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। थीटा यहाँ पर क्या है, इंक्लिनेशन है, थीटा इज इंक्लिनेशन, थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है। ओके, स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा होता है और यहाँ पर थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। जनरली देखो स्लोप से क्या मीनिंग है, मीनिंग ऑफ स्लोप। ओके, तो देखो स्लोप से क्या मीनिंग है, सपोज करो हम उसको समझते हैं। स्लोप, ABC, तो देखो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, जनरल भाषा में स्लोप, स्लोप इक्वल टू होता है वर्टिकल राइज, वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो देखो इसमें वर्टिकल राइज कितना है, BC है, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, AB है, तो ये स्लोप होता है। अब सपोज करो एंगल थीटा है, तो BC अपॉन AB किसके इक्वल होगा, देखो BC क्या होगा, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, AB क्या होगा, बेस होगा, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। जनरल मीनिंग में स्लोप का ही मतलब होता है। अब देखो हमने यहाँ पर समझा कि स्लोप इक्वल टू क्या है, वर्टिकल राइज अपॉन हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब स्लोप ऑफ ए लाइन को हम आगे समझते हैं। ओके, देखो स्लोप ऑफ ए लाइन, सपोज करो दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, इसको हमने क्या लिया, वाई एक्सिस लिया। अब सपोज करो कोई लाइन है इस तरह से जा रही है, ये लाइन है अपनी। ओके, सपोज करो इस लाइन पर एक कोई ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, और बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 है, हो सकता है। ओके, तो इस A और B को देखो, अब B से अब इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और इस पॉइंट A पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसा, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, हम इसको M ले लें, इसको क्या ले लें, N ले लें, इस एंगल को हम क्या ले लें, थीटा ले लें, जो कि वो एक्स एक्सिस के साथ बनाया जा रहा है, किसमें, अपर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बनाया जा रहा है, ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, तो कैसे बढ़ रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ओके, घड़ी की सुइयों के अपोजिट, आपको पता है देखो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो कैसे घूमती हैं,
इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी, इस तरह से वो घूमती है। तो क्या ये डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। नो, ये अपोजिट डायरेक्शन ऐसा, दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो ये जो लाइन है AM, ये एक्स एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। जो लाइन AM है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा होगा। दिस वन एंगल इज थीटा। अब देखें, देखो इन ट्रायंगल AMB, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? BM होगा। बेस क्या होगा? AM होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू BM अपॉन AM आ जाएगा। अब देखो जैसे इक्वेशन 1 ले लें से हम, अब देखो यहां से इस पॉइंट को हम थोड़ा इधर लिख लें, x1 y1, यहां से परपेंडिकुलर खींचा गया ये, दिस वन, इसको हम P ले लें, AP। ओके, अब देखो हमें BM की वैल्यू चाहिए है। किसकी वैल्यू चाहिए है? BM की वैल्यू। तो देखो BM क्या होगा? BM होगा BN माइनस MN। BM क्या होगा? दिस वन BM, दिस डिस्टेंस क्या होगा? ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। अब BN, देखो BN किसके इक्वल होगा? y2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? BN y2 के इक्वल होगा। तो BN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? दिस डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? y2 के इक्वल होगी, दिस वन y2। MN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AP लिख सकते हैं, AP दिस इज y। अब AP डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? AP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? A के y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो y1 आ गया। BM इक्वल टू क्या आ गया? y2 माइनस y1। अब हम AM को फाइंड आउट करें, AM, दिस वन AM। अब दिस AM इज इक्वल टू PN। किसके इक्वल होगा? ये PN के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ओके, अब PN इक्वल टू क्या होगा? इसको सपोज करो ये O ले लें, दिस इज द ओरिजिन। क्या है? ओरिजिन है। तो दिस इक्वल टू ON माइनस OP। अब ON किसके इक्वल होगा? x2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ON x2 के इक्वल होगा। और OP किसके इक्वल होगा? OP x1 के इक्वल होगा। O से P तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? दिस वन x1, क्योंकि इस A का कोऑर्डिनेट्स क्या है? A का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 है। और ON किसके इक्वल होगा? देखो ON इक्वल टू होगा x2 के इक्वल, और OP किसके इक्वल होगा? x1 के इक्वल होगा। तो हमें AM क्या मिल गया? x2 माइनस x1 मिल गया। टेन थीटा क्या लिया था हमने? टेन थीटा लिया था। BM अपॉन AM, ये लिया था हमने, BM अपॉन AM लिया था। तो वैल्यू पुट करें हम, सो दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह M लिख सकते हैं। सो M इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। तो उस लाइन की स्लोप, द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन दोनों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या होगा? स्लोप ऑफ अ लाइन होगा। इसको हम स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो फर्स्ट देखो इंक्लिनेशन दिया हुआ है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा होता है।
थीटा क्या है यहाँ पर, इंक्लिनेशन है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिएगा, m क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ओके, थर्ड, tan स्लोप क्या होगा यहाँ पर, m इक्वल टू होगा tan 45 डिग्री, तो 1। फोर्थ, m इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, क्या है, इसका जो साइड AB है वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। द साइड AB ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स। इसकी सारी साइड्स की स्लोप पता करना है, AB की स्लोप क्या होगी, AC की स्लोप क्या होगी, BC की स्लोप क्या होगी। देखो, स्लोप ऑफ AB कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, तो इसका tan 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। AB लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है AB लाइन, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, हमें इस BC का स्लोप पता करते हैं हम, BC इसको आगे बढ़ाएंगे हम, ऐसा इस लाइन को हम ऐसा आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखो, ए एंगल 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कैसे होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। AB 60 डिग्री होगा, AB 60 डिग्री होगा। ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, क्या होगा, ये एंगल 60 डिग्री। तो एक कैसा मेजर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इंक्लिनेशन ऑफ BC क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ BC होगा -60 डिग्री। इंक्लिनेशन ऑफ BC क्या होगा, -60 डिग्री होगा। इंक्लिनेशन ऑफ BC क्या होगा, -60 डिग्री होगा। अब यदि हम इसको इधर से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, 120 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री, ठीक ना। इंक्लिनेशन या तो -60 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा। ओके, तो इसकी स्लोप को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इक्वल टू tan -60 डिग्री, tan -60 डिग्री। अब tan -60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री। ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो दिस इज -√3 हो जाएगा। ओके, अब हम स्लोप ऑफ AC को फाइंड आउट करें, AC इसको आगे बढ़ाएंगे, तो एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल भी कैसा होगा, 60 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, दिस इज 60 डिग्री एंगल, सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ सॉरी इंक्लिनेशन पहले फाइंड आउट करें हम, इंक्लिनेशन ऑफ AC, इंक्लिनेशन ऑफ AC का इंक्लिनेशन क्या होगा, तो ये एंगल कैसा मेजर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, सो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, √3 होगा। ओके, तो AB का स्लोप 0 डिग्री 0 होगा, BC का स्लोप -√3 होगा,
और AC का स्लोप कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। किस डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है, तो इंक्लिनेशन इसका -60 होगा। यदि हम उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो 120 डिग्री इंक्लिनेशन हो सकता है, तो -√3 आ गया। ये 60 डिग्री होगा इंक्लिनेशन, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। हम एक और एग्जाम्पल्स को समझते हैं। सपोज करो कोई स्क्वायर है, ठीक ना, उसकी एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, एक साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, इसको हम समझते हैं। सपोज करो ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, ये कोई स्क्वायर है, दिस वन है स्क्वायर, ABCD। ओके, जो साइड AB है, साइड DC है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। AD साइड नेचुरली वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, BC भी क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड्स एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल की भी स्लोप निकालना है और इसकी साइड्स की भी हमें क्या करना है, स्लोप को फाइंड आउट करना है। ओके, नेचुरल बात है, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप ऑफ AB, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होती हैं उन सब का स्लोप कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ओके, स्लोप ऑफ DC भी 0 होगा, बिकॉज दिस DC इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब स्लोप ऑफ AD, ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन होती है उनका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ओके, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। अब हम डायगोनल पे आते हैं। देखो डायगोनल की स्लोप को फाइंड आउट करते हैं, तो हम AC को ज्वाइन करेंगे इसको। ओके, दिस ज्वाइन किया। अब आपको पता है एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री का एंगल है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। सो दिस वन ऑल्सो अ 45 डिग्री, ये क्या होगा, 45 डिग्री। अभी कैसा मेजर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो इंक्लिनेशन ऑफ CA क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो स्लोप ऑफ CA, स्लोप ऑफ डायगोनल CA क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। अब हम देखो डायगोनल DB को देखते हैं। ओके, थोड़ा इसको हम आगे लेते हैं। डायगोनल DB, इस डायगोनल DB को देखें कितना एंगल बनाएगी ये। देखो दिस वन एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल कितना है, 45 डिग्री है। ओके, डायगोनल जो होता है वह इस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो 45 डिग्री होगा। तो ये एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री होगा, पर ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इंक्लिनेशन ऑफ DB, इंक्लिनेशन ऑफ DB क्या होगा, -45 डिग्री। माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है। किस डायरेक्शन में बना रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो ये सपोज करो क्लॉक है, घड़ी की सुइयां हैं, तो ये इस तरह से बढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो ये डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा, ये क्लॉकवाइज, ठीक ना। और हम इस
ये डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा, ये भी क्लॉकवाइज होगा। अब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं ऐसे, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये -45 हो गया। या फिर यदि हम उसको इधर से मेजर करते हैं क्लॉकवाइज से, तो ये क्या होगा, 135 डिग्री होगा। ओके, तो स्लोप ऑफ डीबी, स्लोप ऑफ डीबी, डीबी का स्लोप क्या हो जाएगा, 10 - 45 डिग्री। दिस इज -10 45 डिग्री इक्वल टू -1। तो इस तरह से उसे हमें समझना चाहिए। ओके, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। तो इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 बनाएगा। तो एम क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, ओके, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो इंक्लिनेशन क्या होगा वाई एक्सिस का, यह कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 1090। अब 1090 कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 1090 इज नॉट डिफाइंड। सो या फिर हम उसे इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होगा नॉट डिफाइंड। कैसा होगा, नॉट डिफाइंड, या फिर हम उसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी। क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर 1/0 समथिंग अपॉन 0 भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखें हम दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस की स्लोप को हम देखते हैं। सपोज करो एक कोई दो लाइंस हैं, जो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ए वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखो, सपोज करो एक लाइन ए है आपकी और दूसरी लाइन ए है। ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। दिस इज L1 लाइन, दिस इज L2 लाइन। अब नेचुरल बात है, जब पैरेलल लाइन से सपोज करो एंगल क्या है, अल्फा है सपोज करो, और ये एंगल थीटा है। तो पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा। सपोज करो इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, इस L1 लाइन की स्लोप m1 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। L2 लाइन की स्लोप m2 है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो दोनों लाइंस की स्लोप कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनकी स्लोप कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इसको हम कन्वर्सली भी ले सकते हैं, इफ स्लोप्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। यदि स्लोप इक्वल हैं तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, इफ टू लाइंस आर पैरेलल then their slope is equal, उनकी स्लोप कैसी होगी, इक्वल होगी। m1 इक्वल टू m2 होगा। सेकेंड कैसे भी ले सकते हैं कन्वर्सली, इफ m1 इक्वल टू m2 देन दिस मीन्स स्लोप्स आर इक्वल।
देन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखो एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी निकली थी? 0 निकली थी। तो स्लोप ऑफ लाइन्स ऑल द लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्स एक्सिस की स्लोप 0 है, तो एक्स एक्सिस के जितने भी पैरेलल लाइन्स होंगी उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स, स्लोप ऑफ ऑल द लाइन्स पैरेलल टू बाई एक्सिस क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, या जिसे हम नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी बोलेंगे, क्योंकि बाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। इस वजह से इसका स्लोप भी कैसा होगा? जो भी लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल होंगी उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा। स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन्स में क्या रिलेशन होता है? अभी हमने देखा कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन्स में क्या रिलेशन था? m1 इक्वल टू m2 था। दोनों लाइन्स का स्लोप कैसा था? इक्वल था। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स में क्या रिलेशन है उसको हम समझते हैं। सपोज करो जी आपका बाई एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज बाई एक्सिस। अब सपोज करो एक लाइन ए है, इसको हम क्या ले लें? L1 ले लें, और एक लाइन ए है, इसको हमने क्या ले लिया? L2 ले लिया। अब दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये वाला एंगल भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये दोनों लाइन्स कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब मान लो हम सपोज करते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल क्या है आपका? थीटा है, ठीक है। दिस वन एंगल इज अल्फा एंड दिस वन एंगल इज थीटा, ओके। तो देखो लाइन L2 के लिए इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। लाइन L1 के लिए भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो इंक्लिनेशन क्या होगा उसका? अल्फा होगा, ओके। अब देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमें ये प्रॉपर्टी पता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? इसको हम नाम दे लें, सपोज करो ए है, ये बी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक ना, थीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये थीटा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम होता है जो इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है, अल्फा प्लस 90 के इक्वल होगा, ओके। ये प्रॉपर्टी होती है, हम उसको लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। इस प्रॉपर्टी का यूज करके थीटा क्या हो गया? अल्फा प्लस 90 हो गया, ओके। अब देखो, अब यहां पर हम दोनों तरफ थीटा का यूज कर देखो, अपने दिया हुआ है थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 90, दोनों तरफ हमने 10 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? 10 अल्फा प्लस 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 अल्फा प्लस 90 हो जाएगा। दिस इज 10 थीटा। अभी फार्मूला होता है 10 अल्फा प्लस 90, या 10 90 प्लस अल्फा कितना होता है? माइनस कॉट अल्फा होता है। कितना होता है? माइनस कॉट अल्फा होता है। तो दिस इज 10 थीटा इक्वल टू -1/10 अल्फा, ये आ गया। अब देखो
L1 लाइन की स्लोप क्या होगी, tan अल्फा होगी, और L2 लाइन की स्लोप क्या होगी, tan बीटा होगी। तो ये सपोज करो L1 लाइन की, M2 लाइन की स्लोप को हम M2 लेते हैं और L1 लाइन की स्लोप को M1 लेते हैं, तो हो गया M2 इक्वल टू -1/M1। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो यदि दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। इफ two lines are perpendicular then product of their slope इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। इसको हम कन्वर्स भी ले सकते हैं कि यदि स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ये आ गया समझ में सबको। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। इफ स्लोप ऑफ लाइन इज 3/4, किसी लाइन की स्लोप 3/4 है, तो फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन क्या हो जाएगा, 3/4 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए M1 इक्वल टू क्या होता है, M2 होता है। पैरेलल लाइन के लिए M1 इक्वल टू M2 होता है। सेकंड में देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जो लाइन ऊपर दी हुई है इसके परपेंडिकुलर। तो देखो इसकी स्लोप क्या होगी, देखो इसकी स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे। 3/4 का इन्वर्स क्या होता है, 4/3 होता है, और इसका साइन चेंज कर देंगे। फिर पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसी होती है, यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का रिलेशन क्या होता है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। अब M1 हमें 3/4 दिया हुआ है, M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 कितना हो जाएगा, -4/3। तो कोई गिवन लाइन की जिसकी स्लोप दी हुई है उसकी हमें परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालना है, तो हम गिवन लाइन की स्लोप का इन्वर्स करते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, उसका साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, इफ स्लोप ऑफ लाइन, सपोज करो स्लोप ऑफ लाइन इज 2, कितनी है, 2 है, तो इस लाइन के पैरेलल वाले की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा। क्या रहेगा, 2। क्यों रहेगा, क्योंकि M1 इक्वल टू M2 होता है, दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। सेकंड, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या हो जाएगा, 2 का इन्वर्स क्या होता है, 1/2 होता है, और इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड x if the slope of line joining x2 and 8 minus 11 is -3/4। ओके, तो यहाँ पर इस फार्मूले का हम यूज करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग x1/1 x2/2, उस लाइन की स्लोप जो दिए हुए 2 पॉइंट से पास हो रही हो क्या होती है, m इक्वल टू होता है
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको x2 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट 8 माइनस 1 दिया हुआ है। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप कितना है? -3/2 है। देखो m इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 -1 -2 x2 माइनस x1 8 माइनस x। ये किसके इक्वल होगा? -3/4 के इक्वल होगा। तो हम इसे -3/4 के इक्वल करेंगे। ये -3 हो गया, 8 माइनस x हो गया। हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखो हमें माइनस से माइनस कैंसिल करना है, तो क्या हो जाएगा? 3/4 इक्वल टू 3/8 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 माइनस x इक्वल टू 4 इंटू 3, 24 माइनस 3x इक्वल टू 12। ओके, तो -3x इक्वल टू 12 माइनस 24 माइनस 3x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12 अपॉन -3 इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई अपनी। तो अपना आंसर कितना हो गया? 4 हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। देखो स्लोप वाला मेथड 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का सबसे अच्छा मेथड है। तो जब कभी भी अननोन फाइंड आउट करना हो, बोले 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और किसी अननोन को फाइंड आउट करना हो, तो स्लोप वाला मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखो उसे समझे हम। आंसर सपोज करो ए है आपका x -1, ये b है 2 1, ये c है 4 5। हमने सपोज कर लिया। अब देखो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो वो एक ही लाइन में होना चाहिए। तीनों पॉइंट्स को सपोज करो, इधर a है, इधर b है, इधर c है, ठीक ना। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मीनिंग है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं? सेम लाइन में लाई कर रहे हैं। तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। अब जब एक ही लाइन में लाई करेंगे तो हम स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ BC होना चाहिए। AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। AB और BC एक ही लाइन है, तो दोनों के स्लोप सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के स्लोप ऑफ AB निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। दोनों को इक्वल करके हम इस अननोन वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हों और कोई अननोन वैल्यू पूछी गई हो, तो हम स्लोप वाले मेथड का ही यूज करेंगे। देखो कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से अननोन की वैल्यू निकालना बड़ा टफ होगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम स्लोप वाले मेथड से ही उसे फाइंड आउट करेंगे। अब AB का स्लोप निकाल रहे हैं हम। देखो y2 माइनस y1, y2 सपोज करो ये 1 है, y1 कितना है? -1 है, अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस x। ओके, इस स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB का स्लोप आ गया। अब स्लोप ऑफ BC, तो दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज 1 + 1 अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 4 अपॉन 2, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2। दिस इज 2 अपॉन 2 माइनस x इक्वल टू 4 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 माइनस x, 4 इक्वल टू 8 माइनस 4x। ओके, 4x को हम इस तरफ लाएंगे। दिस इज 8 माइनस 4, 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। एक दूसरा देखो, अब हम एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई आप बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए प्रूव करो कि ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी हम स्लोप वाले मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? स्लोप वाले मेथड का यूज करेंगे। क्वेश्चन हम आपसे बोलते हैं, सपोज करो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4 1 3 5 एंड
-1 ओके। अब आपसे पूछा जाए विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बिना पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, सो डेट द पॉइंट्स these points are the vertices of right angle, कैसे हैं? राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। ओके, तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, तो हम स्लोप वाले मेथड का यूज करेंगे। सपोज करो ए है 4 1, बी है 3 5 और सी है -1 -1। ओके, अंडरस्टूड। अब हम ए बी का स्लोप निकाल लें, बी सी का स्लोप निकाल लें और सी ए का स्लोप निकाल लें। देखो, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y2 - y1 5 - 1 x2 - x1 3 - 4। सो दिस इज 4 अपॉन -1 इक्वल टू -4। स्लोप ऑफ BC, दिस इज -1 - 5 y2 - y1 x2 - x1 -1 -3 -6 -4, दिस इज 3/2। फिर लिखो स्लोप ऑफ CA, y2 - y1 -1 -1, दिस इज -1 -4 -2 अपॉन -5 इक्वल टू 2/3। ओके, दिस इज 2/3। देखो, स्लोप ऑफ BC को एक बार हम चेक कर लें। दिस इज -1, दिस इज -5, दिस इज -1 -3। ओके, 3/2 आ गया। अब स्लोप ऑफ CA को हम देख लें। CA -1 -1 -4। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लें, कहीं गलत तो नहीं कॉपी कर लिया। दिस इज 4 1, दिस इज 3 5, दिस इज -1 -1। अब देखो, यहाँ पर किन्हीं दो की स्लोप का इनटू करने पर हमें -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। किन्हीं दो की स्लोप का इनटू करने पर -1 आना चाहिए। यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसमें किसी ना किसी में माइनस लगना चाहिए। चलो एक बार चेक करते हैं। 1 क्या है? ओके, विदाउट यूजिंग पाथ, सो डेट द पॉइंट। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है। पॉइंट क्या है? 4 4 है। 4 4 3 5 और -1 ये NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? 6 क्वेश्चन है क्लास 11th NCERT का। ओके, तो अब देखते हैं हम इसको। दिस पॉइंट इज 4। अब AB का स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम। AB का देखो, AB तो 5 -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 -4। दिस इज 3 -4, सो दिस इज 1 अपॉन -1 इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ BC निकालते हैं हम। -1 -5 -1 -3। ओके, सो दिस इज सेम। अब स्लोप ऑफ CA -1 -4 -1 -4 ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज क्या हो जाएगा? दिस इज -5 अपॉन -5 इक्वल टू 1। अब देखो, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CB का इंटू, देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर क्या होता है? M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ये होती है परपेंडिकुलर। दो के स्लोप का इंटू करने पर क्या आना चाहिए? -1। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CA क्या रहा है? -1 इंटू 1 इक्वल टू -1।
हैंस दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बनाएंगे, हैंस दे फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, हैंस क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो स्लोप की सहायता से विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूफ किया कि वो क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन बाय एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। सपोज करो ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमने ऐसा डायग्राम बना लिया। अब लाइन कैसी है, वह मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से बनेगी लाइन है। दिस इज सपोज करो L1 लाइन है, L लाइन है, ये 30 डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। कैसा मेजर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज 30 डिग्री बाई एक्सिस से, पॉजिटिव बाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है एंगल। अब ये एंगल 30 डिग्री है। ओके, तो थोड़ा इसको फिगर को थोड़ा हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, यहाँ से बनाए लाइन को थोड़ा ए, ठीक ना। दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 30 डिग्री होगा। ये 90 है तो 60 डिग्री हो जाएगा, पर वो इस तरह से मेजर होगा ऐसे। कैसा हो रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा। कैसा हो रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इंक्लिनेशन क्या होगा, इस लाइन का इंक्लिनेशन -60 डिग्री होगा। कितना होगा, -60 डिग्री। अब यदि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो ये होगा, तो इंक्लिनेशन इसका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन होगी, यहाँ पर देखो पहले इंक्लिनेशन समझ लें हम। इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन है -60 डिग्री और 120 डिग्री, या तो -60 डिग्री लेंगे या 120 डिग्री लेंगे। तो देखो स्लोप क्या होता है, m = tan थीटा होता है। तो m = tan -60, दिस इज -tan 60, तो कितना हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो इसकी स्लोप कितनी होगी, -√3 होगी। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला so that the points are vertices of parallelogram। सपोज करो ये पैरेललोग्राम है आपका, A -2 -1, B 4 0, C 3 3 और D -3। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो पैरेललोग्राम कब होगा, हमें डिस्टेंस फार्मूले का यूज नहीं करना है, तो हम स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। पैरेललोग्राम होने के लिए जरूरी है कि स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ डी सी हो, स्लोप ऑफ ए बी = स्लोप ऑफ डी सी हो, और स्लोप ऑफ ए डी = स्लोप ऑफ डी सी हो। अपोजिट साइड्स का स्लोप यदि इक्वल है तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, ये दोनों साइड्स पैरेलल होंगी, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, चलो हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज 1/6। कितना आ जाएगा इसका स्लोप, 1/6 आ जाएगा। स्लोप ऑफ DC, स्लोप ऑफ DC फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ DC, तो दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सो दिस इज 1/6। दोनों का स्लोप इक्वल हो गया, इससे प्रूव हो गया।
ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, अब हम स्लोप ऑफ ए डी फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? स्लोप ऑफ ए डी। देखो, स्लोप ऑफ ए डी, तो दिस इज बाई 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज 3 माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 3 आ गया। ओके, अब उसके बाद हम स्लोप ऑफ बी सी फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी, बी सी दिस इज बाई 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज माइनस 3। तो देखो ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप भी इक्वल आ गया है, हैंस ए डी पैरेलल टू बी सी। इससे प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम है। क्या हो गया? प्रूव हो गया। हैंस प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। विदाउट डिस्टेंस फार्मूले का यूज किया हमने, स्लोप के फार्मूले का यूज करके इसको क्या प्रूव कर लिया? पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। इससे हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या बताएगी? वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। स्लोप से हमें इंक्लिनेशन पता चलेगा। इंक्लिनेशन क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बना रही है। तो देखो, स्लोप निकाल लेंगे हम पहले। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो m निकाल लें हम। m क्या हो जाएगा? बाई 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1, माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 3, तो m इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 1, दिस इज माइनस 1। तो स्लोप कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अब m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है, तो माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। अब हमें इंक्लिनेशन पता चल जाएगा। देखो, तो ये tan थीटा इक्वल टू माइनस 1, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, tan माइनस 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू माइनस 45 डिग्री होगा। या फिर थीटा इक्वल टू माइनस 45 में हम 180 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री होगा। तो एक्स एक्सिस और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल या तो माइनस 45 डिग्री होगा या फिर 130 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर?